हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं अपनी कहानी पागल आपके लिए का पार्ट 3 सुनाने जा रहा हूँ। च 11 मिहिर। इस भाग को समझने के लिए पिछला भाग जरूर पढ़ें। स्माइल स्माइल स्माइल। आरोही अमन को खुद से दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, पर अमन उसके और करीब आता जा रहा था। दूसरी ओर मिहिर भी क्लब पहुंच जाता है। वो तुरंत कार से उतरकर क्लब के अंदर जाता है और आरोही को ढूंढने लगता है। अभय को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस मिहिर के पीछे चलते हुए सब समझने की कोशिश कर रहा था। अभय झुंझलाते हुए कहता है, अब बताएगा भी तू किसे ढूंढ रहा है? और हमेशा की तरह उसे मिहिर से कोई जवाब नहीं मिलता। अभय फिर कहता है, क्या तू ऋतु को ढूंढ रहा है? उद्धरण चिन्ह। तभी ऋतु उन दोनों को देख लेती है और उनके पास आ जाती है। मिहिर की नज़र अब अभी भी आरोही को तलाश रही थी। ऋतु आती है और सीधे मिहिर को गले लगा लेती है। मिहिर एक झटके से उसे खुद से दूर करता है। ऋतु मुंह लटका के मिहिर को देखने लगती है। उसे मिहिर का बिहेवियर अच्छे से पता था। वो ऐसा ही था। उसके करीब किसी का आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मिहिर, ऋतु और अभय कॉलेज टाइम के अच्छे फ्रेंड थे। ऋतु बहुत अमीर खानदान से थी और वह मिहिर की माँ को अच्छे से जानती थी। इसलिए मिहिर की माँ ऋतु को पसंद करती थी। ऋतु भी मिहिर को शुरू से पसंद करती थी। उसे हमेशा यही लगता था कि मिहिर की शादी उससे ही होगी, क्योंकि मिहिर कभी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने देता था। ऋतु उन दोनों को देखते हुए कहती है, कैसे हो तुम दोनों? अभय मिहिर को देखते हुए जवाब देता है, मैं तो ठीक हूं, पर इसका पता नहीं। मिहिर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और वो गुस्सा कभी भी फट सकता था। वह आरोही को ढूंढते ढूंढते पीछे की ओर चले जाता है। ऋतु कहती है, मिहिर को क्या हुआ? ये किसी को ढूंढ रहा है क्या? अभय कहता है, मुझे भी नहीं पता। मिहिर जब पीछे गार्डन में पहुंचता है और वहां का जो नज़ारा देखता है, उसके बाद तो वह पूरी तरह नर्क से आए हुए शैतान में तब्दील हो जाता है। वह देखता है कि अमन आरोही के साथ बदतमीजी कर रहा है और आरोही उसको खुद से दूर की कोशिश कर रही है। मिहिर तेजी से आगे बढ़ता है और अमन को आरोही से अलग करता है और अमन के मुंह पर जोरदार पंच मारता है। मिहिर अमन को बुरी तरह पीटते ही जा रहा था और अमन को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था और वह पहले ही नशे में था। आरोही रोते हुए बस मिहिर को देखे जा रही थी, जो अमन को बुरी तरह बस मारते ही जा रहा था। अभय और ऋतु भी वहां आ जाते हैं। दोनों वहां का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। अभय जल्दी से मिहिर को अमन से अलग करने लगता है। अभय मिहिर को रोकते हुए कहता है, मिहिर क्या कर रहा है? तू छोड़ उसे, मर जाएगा वो। मिहिर गुस्से से उसे मारते हुए कहता है, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई आरोही को हाथ लगाने की? अभय साइड में खड़ी आरोही को देखता जो रोए जा रही थी, वो समझ जाता है कि यही आरोही है और कुछ देर पहले यहाँ क्या हुआ होगा। अभय पूरी ताकत से उसे अमन से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिहिर तो जैसे शैतान बन चुका था। वो अमन की जान ले लेना चाहता था। वो अमन को बुरी तरह से पीटते ही जा रहा था। ऋतु भी मिहिर का ये रूप देखकर काफी डर चुकी थी। वो जानती थी मिहिर का गुस्सा बहुत खतरनाक है। वो गुस्से में किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटेगा। आरोही रोते हुए तेज आवाज में कहती है, मिहिर। मिहिर जैसे ही आरोही की आवाज सुनता है, वो वहीं रुक जाता है और आरोही की ओर देखता है। आरोही उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। मिहिर भी उसे कस अपनी बाहों में भर है। अभय और ऋतु सदमे में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। ऋतु के ऊपर तो जैसे बिजली गिर गई थी। आज तक उसने मिहिर के करीब जाने की कितनी कोशिश की, लेकिन मिहिर उसे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। ऋतु को मिहिर के किसी और के करीब देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। उस समय वह आरोही को जान से मार देना चाहती थी। मिहिर आरोही को अपनी बाहों में उठाता और वहां से चले जाता है। आरोही मिहिर के सीने से लगकर बस रोए जा रही थी। मिहिर उसे कार में बैठाता और खुद उसे बाहों में लेकर बैठ जाता है। मिहिर ड्राइवर को घर चलने के लिए कहता है। आरोही को अपने पास्ट के बारे में याद आ रहा था। वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ देर में वो चुप हो जाती है और मिहिर से अलग होने लगती है। मिहिर फिर से उसे अपनी ओर खींच लेता है। आरोही मिहिर के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देख पा रही थी। वह उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करती है और मिहिर के सीने से लगी रहती है। मिहिर अब भी बहुत गुस्से में था। उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर कैसे कोई उसके अलावा उसकी आरोही को हाथ भी लगा सकता है। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी कमजोर कब से हो गई कि वह खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। कुछ देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। मिहिर कार से उतरता है और आरोही को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ले जाता है।
वहां खड़ा एक नौकर ये देखकर हैरान हो जाता है। वह खुद से कहता है, ये तो उस दिन वाली लड़की है। उद्धरण चिन्ह। मिहिर सीधे रूम में जाता है और बाथरूम में जाकर आरोही को खड़ा कर देता है। वह शावर ऑन कर देता है। मिहिर बस आरोही को घूरे जा रहा था और आरोही नजरें झुकाई खड़ी थी। मिहिर को आरोही पर भी गुस्सा आ रहा था, पर वह उसे कुछ भी कहना नहीं चाहता था। उसे आरोही को हालत अच्छे से पता था। दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं। मिहिर को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसके अलावा आरोही को कोई हाथ भी लगाया। वह अमन के हर टच को आरोही के शरीर से हटा देना चाहता था। कुछ देर ऐसे ही भीगने के बाद मिहिर देखता है कि आरोही अब कांपने लगी है। मिहिर कहता है, रूम के कबर्ड में तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं, तुम चेंज कर लो। मिहिर के आवाज में गुस्सा था, आरोही ये साफ महसूस कर पा रही थी। मिहिर बाथरूम से बाहर आ जाता है और कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर रूम से बाहर चले जाता है। आरोही भी अपने धीमे कदमों से बाथरूम से बाहर आती है और कबर्ड खोल के देखती है। उसमें पूरे मिहिर के कपड़े थे और आधे से ज्यादा व्हाइट कलर के थे। आरोही को समझ आ रहा था कि मिहिर को व्हाइट कलर बहुत पसंद है। आरोही दूसरा कबर्ड खोल के देखती है। वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसमें पूरे लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे और हर तरह के कपड़े रखे हुए थे। वह कपड़े उठाती है और चेंज करने चले जाती है। जब वह वापस रूम में आती है तो मिहिर पहले ही वापस आ चुका था। मिहिर आरोही को देखता है। आरोही ने व्हाइट कलर का टॉप और प्लाजो पहनी हुआ था और उसके गिले बाल में वो किसी खरगोश की तरह दिख रही थी। मिहिर उसे बैठने का इशारा करता है और आरोही चुपचाप बैठे जाती है। उसके मन में अब भी डर महसूस हो रहा था। मिहिर टेबल से खाने की प्लेट उठाता है और आरोही की ओर एक रोटी का निवाला बढ़ाता है। आरोही उसे हैरान आंखों से देखती है, फिर चुपचाप खा लेती है। मिहिर उसे पूरा खाना खिलाता है और आरोही बिना सवाल किए खा लेती है। मिहिर खाना खिलाने के बाद दूध का ग्लास उठाता है और आरोही की ओर बढ़ाता है। आरोही भी पूरा ग्लास खाली कर देती है। आरोही को आज सुबह की बात याद आने लगती है जब वह मिहिर के साथ रेस्टोरेंट में थी। मिहिर प्लेट उठाता है और रूम से बाहर चले जाता है। आरोही अपने बैग से मोबाइल निकालकर बालकनी में चले जाती है और तनुजा को कॉल करती है। थोड़ी देर घंटी जाने के बाद तनुजा फोन उठाती है। दूसरी ओर से तनुजा की आवाज आती है, हेलो दीदी। उद्धरण चिन्ह। आरोही खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, आरव कैसा है अभी? तनुजा कहती है, दीदी वो बिल्कुल ठीक है और सो गया है। उद्धरण चिन्ह। आरोही कहती है, तनुजा अभी बहुत लेट हो गया है इसलिए मैं निशा के घर रुक रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। तनुजा कहती है, ठीक है दीदी। उद्धरण चिन्ह। आरोही गुड नाइट कहकर फोन रख देती है। पीछे खड़ा मिहिर यह सब सुन रहा था। आरोही चांद को देखने लगती है। मिहिर उसके पास आता है और पीछे से उसे बाहों में भर लेता है और अपना सर उसके कंधे पर रख देता है। आरोही अचानक ऐसे होने पर डर जाती है, पर अगले ही पल उसे जानी पहचानी खुशबू का एहसास होता है और वह शांत हो जाती है। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद मिहिर उसे पकड़कर वही सोफे पर बिठा देता है और खुद उसे बाहों में लेकर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे पर कोई कुछ नहीं कह रहा था। आरोही उसके सीने से लगकर आंखें बंद कर लेती है। उसे मिहिर की बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। उसे ऐसे लगता था वह मिहिर को बहुत पहले से जानती है। आरोही को खुद नहीं पता था वो कब से मिहिर पर इतना भरोसा करने लग गई थी कि खुद उसके सीने से लगकर सो रही थी। अभी उन्हें मिले 2 दिन ही तो हो रहे थे। मिहिर आरोही के गले के तिल को देखते हुए उसके बालों के साथ खेल रहा था। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे गौर से देख रहा था। जब मिहिर को लगता है आरोही गहरी नींद में सो गई तो वह उसे रूम में लाकर बेड पे लेटा देता है। वह उसे अच्छे से सुलाता है और खुद बालकनी में आकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। कुछ ही सेकंड बाद विजय फोन उठाता है। मिहिर अपनी गहरी और सर्द आवाज में कहता है, अमन खुराना कल तक पूरी तरह बर्बाद हो जाना चाहिए। उसके जितने भी होटल और क्लब हैं सबको बंद करवा दो। कुछ भी करो लेकिन मुझे उसकी बर्बादी चाहिए और इस काम में मैं छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिहिर की इतने गुस्से भरी आवाज सुनकर विजय भी कांप उठता है। अब आखिर उसकी आरोही को किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत की थी तो अब तो ये होना ही था। मिहिर कॉल कट करके आसमान की ओर देखता है। मिहिर बालकनी से रूम में आता है। वह देखता है कि आरोही नींद में चीखने लगी है। उसके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। वह जल्दी से उसे गले लगा लेता है। आरोही भी नींद में मिहिर को कसकर पकड़ लेती है जैसे वो उसे कहीं छोड़कर चला जाएगा। मिहिर उसे बाहों में भर लेता है। वो प्यार से उसके बालों को सहला रहा था जिससे कुछ ही देर में आरोही नॉर्मल हो गई थी।
वो भी उसे देखते देखते सो जाता है। मिहिर आरोही को बाहों में लेकर सो जाता है। दूसरी सुबह मुंबई में माहिर सुबह सोकर उठता है और किसी को कॉल करता है। कुछ देर यूं बात करने के बाद वो फोन रख देता है। फिर खुद से ही कहता है, मिस निष्ठा, अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। तुम्हारे थप्पड़ का बदला तो मैं ऐसा लूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। उद्धरण चिन्ह। वो तैयार होता है और नीचे आ जाता है। सब पहले ही उसका डाइनिंग टेबल पर वेट कर रहे थे। वो सब के साथ नाश्ता करता है, फिर अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर निष्ठा आज सुबह जल्दी उठ जाती है और स्टार एंटरटेनमेंट के पहुंच जाती है। आज ज्यादा काम नहीं था। वो माहिर से बचने के लिए आज कंपनी से जल्दी से निकल जाना चाहती थी। वह कंपनी के अंदर जाती और लिफ्ट की ओर चल देती है। वह सामने ही किसी से टकरा जाती है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है, वह इंसान उसे कसकर पकड़ लेता है। निष्ठा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। वह मन ही मन कहती है, आजकल हमें क्या हो गया, किसी न किसी से टकराते रहते हैं। वह धीरे से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल के देखती है तो सामने खड़े इंसान को देखकर खुश हो जाती है। वो इंसान भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सामने खड़ा इंसान विवेक था। वो एक बहुत बड़ा एक्टर था। उसने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। उसने एक के बाद एक हिट फिल्म दी थी। समय के साथ उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही थी। निष्ठा सही से खड़ी होते हुए धीरे से कहती है, सॉरी। विवेक मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, मैं ही सामने देखकर नहीं चल रहा था। निष्ठा उसे देखकर इतनी खुश थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। विवेक उसे देखकर मुस्कुराया जा रहा था। निष्ठा खुशी के साथ कहती है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आपसे मिले। हमने आपकी बहुत सी फिल्म देखी हुई है और हमें आपकी फिल्म बहुत पसंद आई है। उद्धरण चिन्ह। विवेक कहता है, थैंक्स। वैसे आपका नाम। तभी विवेक का फोन बजता है। विवेक फोन को देखता है, फिर निष्ठा की ओर देखते हुए कहता है, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, हम कभी और मिलते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। उद्धरण चिन्ह। निष्ठा भी मुस्कुराते हुए लिफ्ट के अंदर चले जाती है और सोचती है, ये बिना बॉडीगार्ड और बिना मास्क लगाया बाहर कैसे घूम रहा है, ऐसे तो हजारों लोग इस पीछे पीछे जाएंगे। वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और डांस एरिया में पहुंच जाती है। वहां सामने ही उसे ऋचा मिलती है। निष्ठा उसे देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग। ऋचा मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग निष्ठा। दोनों बात करने लगते हैं। फिर निष्ठा अचानक पूछती है, वैसे क्या आज बॉस आए हुए हैं? ऋचा कहती है, नहीं, उनके आने जाने का कुछ पता नहीं चलता है। वो कब आते हैं और चले भी जाते हैं। निष्ठा ये सुनकर चैन की सांस लेती है और खुद से कहती है, कम से कम उस बंदर के पूर्वज से मिलना तो नहीं पड़ेगा। ऋचा उसे देखते हुए कहती है, तुमने कुछ कहा? निष्ठा कहती है, ना, नहीं, कुछ भी तो नहीं। ऋचा कहती है, ठीक है निष्ठा, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। वो वहां से चले जाती है। निष्ठा भी डांस हॉल में पहुंचती है। कुछ देर में वहां राज आ जाते हैं और सब अपने काम में लग जाते हैं। दिल्ली में मिहिर का घर। मिहिर नींद में ही थोड़ा कसमसाता है और उसे एहसास होता है उसके सीने में कुछ सॉफ्ट सा है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अपनी नजरें नीचे करता है। वो एक लड़की को किसी छोटी बिल्ली की तरह उससे चिपक कर सोते हुए देख रहा था। वह आरोही को प्यार से देखता है। वो उसके माथे पर किस करता है। फिर वो उसे बेड पर अच्छे से सुलाकर कबर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम की ओर चल देता है। वो रेडी होकर सीधे नीचे चले जाता है। आरोही आज बहुत देर तक सोते रहती है। वो सोकर उठती है और मोबाइल में टाइम देखती है, 9 बजने वाले थे। वो चौंक जाती है और जैसे बेड पर बैठती है उसे एहसास होता है वह अपने रूम में तो नहीं है। वो अपने मोबाइल में देखती है, निशा के बहुत सारे मिस्ड कॉल थे। आरोही को कल की बात याद आती है और उसका दिल फिर से भारी हो जाता है। कल की बात याद करके फिर परेशान हो जाती है। वो जल्दी से निशा को कॉल करती है। निशा फोन उठाती है। दूसरी ओर से निशा की आवाज होती है, आरोही तुम कहाँ हो? और तुम अचानक से कल कहाँ चले गई थी? तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हो गया है? आरोही एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आरोही कंफ्यूजन से कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं घर आ गई थी। निशा कहती है, वो सब तो ठीक है, तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हो गया है? आरोही कहती है, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। निशा कहती है, खुराना के सारे होटल बंद हो चुके हैं और अमन सर को ड्रग्स लेने और उनके कई काले कामों के कारण उन्हें जेल हो गई है। पूरा इंटरनेट यही न्यूज से भरा हुआ है। उद्धरण चिन्ह।
आरोह हैरानी से कहती है, क्या? निशा कहती है, हाँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था अमन सर ऐसा भी कर सकते हैं, हम तो उन्हें इतना अच्छा समझते थे और इस साथ ही हमारा जॉब भी गया। आरोही चुपचाप सी निशा की बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा वह कैसे रिएक्ट करे। आरोही धीरे से कहती है, ठीक है निशा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर आरोही फोन रख देती है और जल्दी से न्यूज़ चेक करने लगती है। सब तरफ बस अमन खुराना की न्यूज़ चल रही थी। आरोही को अब समझ आ चुका था कि ये सब मिहिर ने कराया था। पर क्यों? वो उठती है और बाथरूम की ओर चल देती है। उसी टाइम मिहिर भी रूम में आता है। वो देखता है कि आरोही बाथरूम में थी और उसका मोबाइल टेबल पर रखा हुआ था। मिहिर उसका मोबाइल उठाता है और आरोही की सारी फोटो अपने मोबाइल में ले लेता है। उसके लिए किसी मोबाइल का लॉक खोलना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो मोबाइल वही रखता है और नीचे आ जाता है। आरोही भी तैयार होती है और नीचे आ जाती है। आरोही देखती है कि मिहिर काफी सीरियस होकर डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। उसका एक हाथ में उसने फाइल पकड़ रखी थी और दूसरा हाथ में उसने अपना कॉफी का कप पकड़ा हुआ था जिसे वो बीच बीच में पी रहा था। आरोही उसके हैंडसम फेस को बस देखे जा रही थी। मिहिर की नज़र आरोही पर पड़ती है जो उसे ही एक टक घूरे जा रही थी। मिहिर अपना हाथ खाली करता है, उठता है और आरोही की ओर बढ़ता है। वो आरोही का हाथ पकड़ता है और डाइनिंग टेबल के पास जाकर उसे बैठा देता है। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कल के बाद क्या ही कहे। अगर मिहिर टाइम पर नहीं आता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। वो अपनी नजरें झुकाए बैठी थी। मिहिर आरोही को ऐसे सोचते देख कहता है, तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। आरोही अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और हाँ में जवाब देती है। मिहिर कहता है, हम ठीक है, नाश्ता करो। दोनों नाश्ता करने लगते हैं। आरोही चोर नजरों से मिहिर को देखे जा रही थी। दोनों नाश्ता करने के बाद लिविंग रूम में आ जाते हैं। आरोही मिहिर को देखते हुए कहती है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मिहिर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। आरोही की धड़कनें अचानक बढ़ गई थी। उसे शादी की बात याद आ गई। अब उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो मिहिर को क्या जवाब देगी। आरोही बैठ जाती है और नजरें चुराते हुए बोलती है, हाँ। मिहिर उस पर अपनी गहरी आंखें टिकाते हुए कहता है, तुम कल से मेरा ऑफिस ज्वाइन करोगी? आरोही थोड़ा सोचते हुए कहती है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी उसके पास अब जॉब नहीं थी और उसके पास मिहिर की बात मानने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब एक तरह से उसे मिहिर की सभी बातें माननी थी क्योंकि मिहिर ने बिना कहे उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। मिहिर फिर कहता है, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ यही रहो। कल जो हुआ उसके बाद मिहिर नहीं चाहता था कि फिर से आरोही के साथ कुछ भी गलत हो। वो अब हर वक्त आरोही को अपनी नजरों के सामने चाहता था। मिहिर की बात सुनकर आरोही मिहिर को हैरानी से देखने लगती है। मेरे साथ रहो से उसका क्या मतलब है? आरोही हैरानी से कहती है, क्या? पर मैं आपके पास कैसे रह सकती हूँ? मिहिर को पता था आरोही उसकी बात नहीं मानेगी। वो आगे कहता है, ठीक है, आज हम शादी कर लेते हैं, फिर तुम्हें यहाँ रहने की वजह भी मिल जाएगी। मिहिर की बातों से आरोही को लगभग खांसी आ गई थी। उसे अपना सर दीवार पर फोड़ने का मन कर रहा था। उसकी बात सुनकर वह काफी परेशान हो जाती है। उसके लिए मिहिर से डील करना बहुत मुश्किल था। आरोही खुद को शांत करते हुए जवाब देती है, पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी हमें मिले 3 दिन भी ठीक से नहीं हुए हैं और हम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना है। मुझे सोचने के लिए अभी थोड़ा और टाइम चाहिए। आरोही की बातों से मिहिर को अब गुस्सा आने लगा था। वो उसे प्यार से ट्रीट करना चाहता था लेकिन आरोही तो। मिहिर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अच्छा, कल जब तुम मेरी बाहों में सो रही थी तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम मुझे जानती नहीं हो? आरोही के पास बोलने को कोई शब्द नहीं बचे थे। वो अजीब सी कश्मकश में मिहिर को देख रही थी। मिहिर फिर खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ लेकिन अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। उद्धरण चिन्ह। आरोही के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो बात को और नहीं बढ़ाना चाहती थी क्योंकि मिहिर अपनी सभी बातों पर सही साबित होने वाला था। आरोही कहती है, ठीक है, हॉस्पिटल चलते हैं, सब परेशान हो रहे होंगे। मिहिर अपनी जगह से उठते हुए कहता, ठीक है चलो। दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और उस वक्त फिर से दोनों के बीच खामोशी छा गई थी। दूसरी ओर मुंबई में निष्ठा का आज काम जल्दी हो चुका था। वो सोचती है कि आज अनाथ आश्रम जाना चाहिए। निष्ठा जैसे ही कंपनी से बाहर निकलने ही वाली थी और सामने खड़ा माहिर उसे ही देख रहा था।
निष्ठा कंपनी से बाहर आ रही थी और माहिर सामने खड़ा उसे ही देख रहा था। जैसे ही निष्ठा की नज़र माहिर पर पड़ती है उसके कदम अपने आप ही वहां रुक जाते हैं। निष्ठा खुद से कहती है, ये बंदर के पूर्वज यहाँ क्या कर रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? निष्ठा फिर खुद को समझाते हुए कहती है, इसमें डरने वाली क्या बात है? वो वैसे भी कर भी क्या लेंगे? हम भी किसी से नहीं डरते हैं। तभी माहिर उसकी तरफ बढ़ता है। निष्ठा जो भी खुद को समझा रही थी वो डर से अपने कदम पीछे लेने लगती है। माहिर बस निष्ठा को घूरे जा रहा था। निष्ठा बहुत घबरा गई थी। निष्ठा हकलाते हुए कहती है, क्या क्या कर रहे हैं आप? दूर रहिए हमसे। माहिर तो जैसे बहरा हो गया था, उसके कदम निष्ठा की ओर बढ़ते जा रहे थे। अचानक निष्ठा के पैर पीछे रखे गमले पर पड़ती है। वो गिरने ही वाली होती है कि माहिर उसे अपनी ओर खींच लेता है। निष्ठा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। माहिर डेविल स्माइल के साथ कहता है, क्या हुआ, आंखें क्यों बंद कर ली, डर लग रहा है? निष्ठा झट से अपनी आंखें खोलती है। माहिर को इतने करीब देखकर उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। माहिर के कहे हुए शब्द उसे जानी पहचानी लग रहे थे। निष्ठा को अपनी और माहिर की पहली मुलाकात याद आ जाती है। उसे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। निष्ठा खुद को छुड़ाने लगती है और माहिर उसे और मजबूती से पकड़ता जा रहा था। वो दोनों ऐसे जगह पर खड़े थे जहां सब आते जाते रहते थे। निष्ठा यही सब सोचकर घबरा रही थी कि अगर उन्हें ऐसी हालत में किसी ने देख लिया तो क्या होगा। और माहिर को निष्ठा के ऐसे डरे हुए चेहरे को देखकर काफी मजा आ रहा था। छोड़िए हमें, कोई आ जाएगा। निष्ठा माहिर को खुद से दूर धकेलते हुए कहती है। माहिर बिना किसी एक्सप्रेशन साथ कहता है, आ जाने दो। निष्ठा खुद से कहती है, क्या ये पागल हो गए हैं? लगता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। निष्ठा उसे दूर करते हुए कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। माहिर धीरे से उसकी ओर झुकता है और निष्ठा को बालों को साइड करते हुए कहता है, जो तुम सुन रही हो। माहिर के ऐसे छूने से निष्ठा के शरीर में सिरहन सी पैदा हो जाती है। वो एकटक माहिर को देखने लगती है। तभी कुछ लोगों की कदमों की आवाज सुनाई देती है। निष्ठा जल्दी से कहती है, कोई आ रहा है, प्लीज छोड़िए हमें। माहिर कहता है, अब तो मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। निष्ठा ये सुनकर काफी डर जाती है और उसी वक्त माहिर उसे खींच के दीवार के पीछे छुप जाता है। माहिर उसे देखते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? निष्ठा खुद को हिम्मत देती है कि उससे माहिर से डरना नहीं है और वो माहिर को घूरते हुए कहती है, आपसे मतलब? माहिर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहता है, हाँ मुझसे मतलब तो होनी चाहिए क्योंकि ये मेरी कंपनी है और मैं यहाँ का बॉस हूँ। एल। निष्ठा कहती है, हमारा काम हो चुका है इसलिए हम जहाँ जाना चाहते हैं हम जा सकते हैं और आप सिर्फ कंपनी तक हमारे बॉस हैं, बाहर हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। माहिर उसे अपने और करीब खींच लेता है। माहिर कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने बॉस से ठीक से बात करनी चाहिए? निष्ठा मन ही मन कहती है, ऐसे इंसान के साथ कोई ठीक से बात ही न करना चाहे। खड़ूस कहीं का। निष्ठा उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, दूर रहिए हमसे और हमें जाने दीजिए। माहिर निष्ठा के हाथों को जोर से दबाता है। निष्ठा को दर्द होने लगता है। माहिर अपनी तीखी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं तुम्हें? अभी तो मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ है। निष्ठा ये सब सुनकर और ज्यादा डर लग रहा था। वो अपना थूक गटकते हुए माहिर को देख रही थी। निष्ठा कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। माहिर कहता है, मैं जब तक तुम्हें जाने के लिए नहीं कहता तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। उद्धरण चिन्ह। निष्ठा पूरी ताकत लगाकर माहिर को दूर करने की कोशिश कर रही थी पर माहिर के पहाड़ जैसे शरीर के आगे कुछ नहीं कर पा रही थी। निष्ठा कहती है, आपका मतलब क्या है? माहिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। माहिर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। निष्ठा अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहती है, प्लीज छोड़िए हमें, कोई देख लेगा। निष्ठा के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। वो माहिर के चंगुल से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी पर माहिर के ताकत के आगे कुछ नहीं कर पा रही थी। माहिर उसे अपने पर्सनल लिफ्ट के अंदर ले जाता है जो सिर्फ वही यूज करता है। माहिर निष्ठा को खींचते हुए लिफ्ट के अंदर ले जाता है। निष्ठा अब तक काफी परेशान हो चुकी थी। निष्ठा माहिर को जोर से धक्का देती है और गुस्से से कहती है, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? किसी लड़की के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है? माहिर गुस्से से निष्ठा की ओर बढ़ने लगता है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। माहिर निष्ठा को पकड़ता है और उसे अपने केबिन में ले जाता है। माहिर जोर से दरवाजा बंद करता है। निष्ठा भी कॉप उठती है।
माहिर निष्ठा अपने करीब खींचकर उसके हाथों को उसके कमर के पीछे कर देता है। निष्ठा को बहुत तेज दर्द होता है। निष्ठा की आंखें नम हो जाती है। माहिर अपनी सर्द आवाज में कहता है, अब से तुम मेरे पास रहोगी। उद्धरण चिन्ह। निष्ठा माहिर के बातों से काफी हैरान थी। उसे माहिर की बातों का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो माहिर को ऐसे देख रही थी जैसे किसी पागल इंसान को देख रही हो। निष्ठा कहती है, आपका मतलब क्या है? माहिर उसका जवाब देते हुए कहता है, तुम स्टार एंटरटेनमेंट छोड़ के अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन ज्वाइन करोगी। निष्ठा गुस्से से कहती है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। माहिर कहता है, तुम भूल रही हो ये मेरी कंपनी है। उद्धरण चिन्ह। निष्ठा उस पर बरसते हुए कहती है, तो आप भी भूल रहे हैं, ये हमारी लाइफ है, हम जो करना चाहे कर सकते हैं। हम ये कंपनी छोड़ देंगे लेकिन आपके साथ काम नहीं करेंगे। निष्ठा झटके से माहिर को खुद से दूर करती है और वहां से चले जाती है। माहिर गुस्से से उसे जाते हुए देखता है। वो खुद से कहता है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे न कहने की, और ये लड़की। अगले 24 घंटे में तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहोगी और तुम्हारी पूरी लाइफ भी सिर्फ मेरे हाथों में होगी। फिर वो एक डेविल स्माइल देता है। वही निष्ठा ने जो आंसू रोक के रखे थे वो बहने लगे थे। वो गुस्से में बस माहिर को भरा बुला कह रही थी, उसका बस चलता तो वह उसी वक्त माहिर का गला दबाकर उसकी जान ले लेती। निष्ठा वहां से सीधे अनाथ आश्रम के लिए निकल जाती है। दिल्ली में आरोही और मिहिर दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मिहिर जैसे कार रोकता है, आरोही अपने साइड में बैठे हुए शैतान को देखते हुए कहती है, आपको देर हो रही होगी, आप ऑफिस चले जाइए। उद्धरण चिन्ह। मिहिर आरोही को कुछ देर देखता है फिर कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। आरोही चैन की सांस लेती है और कार से उतरने लगती है। तभी उसे मिहिर की आवाज सुनाई देती है, रुको। आरोही अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद से कहती है, अब क्या चाहिए इस शैतान को। आरोही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक करते हुए मिहिर की ओर पलटकर उसे सवालिया नजरों से देखती है। मिहिर उसे एक नजर और देखता है और कहता है, ठीक है तुम जा सकती हो। मिहिर का दिल आरोही को खुद से दूर करने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। उसका दिल बस उसे एक नजर और देखने का कह रहा था। आरोही कार से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चले जाती है और मिहिर आरोही के बारे में सोचते हुए ऑफिस निकल जाता है। आरोही सीधे आरव के पास जाती है। अब आरव की हालत पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। आरोही आरव को अब जल्दी से जल्दी पहले जैसा देखना चाहती थी। आरोही को देखकर तनुजा कहती है। तनुजा कहती है, दीदी आप फाइनली आ गई। आरोही आरव के पास बैठते हुए जवाब देती है, हाँ तुम सब कैसे हो। उद्धरण चिन्ह। रमा जी कहती हैं, हम सब ठीक है बेटा, तूने नाश्ता किया है ना। आरोही हाँ में जवाब देती है। तनुजा थोड़ा परेशान होकर कहती है, दीदी मैंने आपके होटल की न्यूज़ देखी, आपका होटल तो बंद हो चुका है अब आप। उद्धरण चिन्ह। आरोही बीच में ही कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं वैसे भी ये जॉब छोड़ने वाली थी, मुझे कहीं और जॉब मिल गई है। आरोही को पता था उसके घर वाले को जब पता चलेगा कि उसकी जॉब चले गई तो वो सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसने चुपचाप से मिहिर की बात मान ली थी। मुंबई में निष्ठा अनाथ आश्रम में कुछ समय बच्चों के साथ रहती है, फिर वहां से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। आज तेजस दुबई से वापस लौट रहा था और निष्ठा उससे सबसे पहले मिलना चाहती थी। 1 घंटे बाद वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है। कुछ देर वेट करने के बाद उसे तेजस एयरपोर्ट से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। निष्ठा उसे हाथ हिला के इशारा करती है। तेजस आता है और उसे गले से लगा लेता है, निष्ठा भी उसे गले से लगा लेती है। तेजस उससे अलग होते हुए कहता है, कैसी हो तुम। उद्धरण चिन्ह। निष्ठा उसे मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हम बिल्कुल ठीक है, तुम कैसे हो। तेजस कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। निष्ठा खुश होते हुए कहती है, हम तुम्हें इतने दिनों बाद देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। तेजस उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, हाँ अब यही खड़े खड़े पूरी बात करनी है या यहाँ से जाना भी है। निष्ठा उसके साथ चलते हुए कहती है, हाँ ठीक है बाबा चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। तेजस कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेते हैं। निष्ठा कहती है, ठीक है पास में एक रेस्टोरेंट है वहां चलते हैं। दोनों हंसते खेलते एयरपोर्ट से निकल जाते हैं। दूसरी ओर माहिर अपने केबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है। माहिर मैसेज देखता है। मैसेज देखते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। किसी ने तेजस और निष्ठा की फोटो भेजी थी जिसमें दोनों एक दूसरे को गले से लगाए हुए थे। माहिर ने पहले ही निष्ठा के पीछे अपने आदमी लगा रखे थे उसके ऊपर नजर रखने के लिए, जिससे वो हर पल उसके बारे में जान सके।
माहिर तुरंत अपने असिस्टेंट अनिल को अपने पास बुलाता है और तेजस के बारे में पता लगाने को कहता है। करीब 1 घंटे बाद अनिल माहिर के पास आता है। माहिर अपने फाइल पढ़ते हुए कहता है, बोला क्या खबर लाए हो? अनिल कुछ भी कहने को डर रहा था, उसे कहीं ना कहीं पता था कि माहिर निष्ठा को पसंद करता है, क्योंकि माहिर ने कभी किसी लड़की पर नजर रखने को नहीं कहा था। कुछ देर तक अनिल कुछ नहीं कहता तो माहिर अपनी फाइल से नजर हटा के तीखी नजरों से अनिल की ओर देखता है। अनिल जल्दी से कहता है, बॉस उस लड़के का नाम तेजस शर्मा है और वो निष्ठा मैम का मंगेतर है। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही माहिर का गुस्सा और बढ़ जाता है। अनिल माहिर के लाल हो रहे चेहरे को देखता है। वह वहां से जल्दी से निकलना चाहता था, उसे पता था माहिर गुस्से में उसकी कब्र यही खोद देगा। वो जल्दी से आगे कहता है, निष्ठा मैम और तेजस कॉलेज टाइम में बहुत अच्छे फ्रेंड थे। निष्ठा मैम के दादाजी को उनका साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। वो तेजस को पसंद करने लगे थे, इसलिए उन्होंने तेजस के घर वालों से बात करके उनका रिश्ता तय कर दिया और उन्होंने 2 साल पहले ही उनकी सगाई करवा दी थी। और आज ही तेजस दुबई से लौटा है। अनिल एक सांस में सब बोल देता है। उस समय वो अपनी मौत को काफी करीब से देख पा रहा था। माहिर गुस्से में और काफी गहरी सोच में था। वो अनिल को बिना देखे ही कहता है, तुम जा सकते हो। अनिल वहां से तुरंत हवा हो जाता है। दूसरी ओर निष्ठा और तेजस एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वहां पर चारों ओर शांति थी, जिससे निष्ठा को थोड़ी राहत मिल रही थी। तेजस निष्ठा और देखते हुए पूछता है, तो तुम क्या खाना चाहोगी? निष्ठा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हमें कुछ भी चलेगा, जो चाहो। तेजस दोनों के लिए सेम चीज ऑर्डर कर देता है। तेजस गहरी सांस लेते हुए कहता है, तो कैसे चल रहा है तुम्हारा डांस? इतना सुनते ही निष्ठा को फिर से माहिर की याद आ जाती है। निष्ठा फिर भी चेहरे पर झूठी मुस्कान बिखेरते हुए कहती है, सब अच्छा चल रहा है, तुम बताओ। उद्धरण चिन्ह। तेजस कहता है, हाँ सब ठीक ही चल रहा है, अभी तो कुछ टाइम यही रहना है। कुछ देर में दोनों का ऑर्डर आ जाता है। दोनों साथ में खाने लगते हैं। निष्ठा अचानक कहती है, तेजस हमें लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। निष्ठा की बात सुनकर तेजस के गले में खाना अटक जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। निष्ठा उसे जल्दी से पानी देती है। तेजस पानी पीता है और गहरी सांस लेता है। तेजस कहता है, निष्ठा शादी? ये जल्दी नहीं हो रहा है। निष्ठा कहती है, ये क्या कह रहे हैं तुम? 2 साल हो गए हमारी सगाई को और हमारी शादी तुम्हें जल्दी लग रही है। निष्ठा को तेजस से ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तेजस कहता है, देखो निष्ठा, अभी तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, अभी तुम सिर्फ 23 साल की ही तो हो। शादी हम कभी भी कर सकते हैं। निष्ठा परेशान सी कहती है, पर शादी के बाद भी हम अपना काम कर सकते हैं। तेजस थोड़े रूखेपन से कहता है, निष्ठा मुझे लगता है हमें इस बारे में बाद में बात करनी चाहिए। निष्ठा कहती है, पर तेजस बीच में ही कहता है, देखा निष्ठा, मैं आज ही तो दुबई से वापस आया हूं और कहा तुम शादी की बात लेकर बैठ गई हो। निष्ठा आगे कुछ नहीं कहती है। दोनों अपना खाना खत्म करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तेजस निष्ठा को उसके घर छोड़ता है और वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। दिल्ली में मिहिर अपने ऑफिस से निकलकर सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो दिन भर आरोही को बहुत मिस कर रहा था। उसकी आंखें जल्द से जल्द सिर्फ आरोही को देखना चाहती थी। दूसरी ओर आरोही तो अलग ही सोच में डूबी थी। आरोही खुद से ही कह रही थी, वो शैतान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? वो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। उद्धरण चिन्ह। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और आरोही का ध्यान टूटता है। तनुजा और रमा जी रूम के अंदर आते हैं। आरोही ने उन दोनों को दोपहर में ही आराम करने के लिए घर भेज दिया था। रमा जी प्यार से कहती हैं, आरोही बेटा अब तू घर जा, हम दोनों आरव के पास रुकते हैं। मैंने घर में खाना बना दिया है, तू खाना खा लेना और आराम से सो जाना। तनुजा भी उनका साथ देते हुए कहती है, हाँ दीदी, आप दिन भर यही है, आप थक गई होगी, आप घर चले जाइए, हम यही है। आरोही कहती है, ठीक है मैं। उद्धरण चिन्ह। वो इतना ही कह पाई थी कि आरोही का फोन बजता है। आरोही अपना फोन देखती है, शैतान का नाम फ्लैश हो रहा था। आरोही खुद से कहती है, अब ये कॉल क्यों कर रहा है? 2 मिनट चैन नहीं है इन्हें। आरोही साइड में जाके फोन उठाती है। आरोही धीरे से कहती है, हेलो। दूसरी ओर से मिहिर की शांत आवाज आती है, मैं हॉस्पिटल के बाहर हूँ, तुम बाहर आओ। आरोही हैरानी से फुसफुसाते हुए कहती है, क्या? आप बाहर क्या कर रहे हैं? और मैं बाहर नहीं आ रही हूँ।
मिहिर कहता है, तुम 2 मिनट में बाहर आओ नहीं तो मैं अंदर आ रहा हूँ। इतना कहकर मिहिर फोन रख देता है। आरोही मन में कहती है, एक नंबर का अकड़ू और सड़ू इंसान है। शहजादा कहीं का, बस ऑर्डर फरमाना आता है। पता नहीं अब क्या चाहिए उसे। आरोही को पता था मिहिर यहाँ आ गया तो उसकी बुआ जी आरोही से फिर 1000 सवाल करेगी जिसका जवाब आरोही को नहीं पता होगा। आरोही बेमन से रमा जी की ओर देखते हुए कहती है, ठीक है बुआ जी मैं घर के लिए निकलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आरोही जल्दी से रूम से बाहर निकलती है। मिहिर को तो पहले ही उसके बॉडीगार्ड आरोही के बारे में खबर देते थे, उसे पता था आरोही दिन भर हॉस्पिटल में थी, मतलब अब वो घर जाएगी। आरोही जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर आती है। बाहर बारिश शुरू हो रही थी। आरोही को बारिश में भीगना बहुत पसंद था, वो बारिश को देखकर खुश हो जाती है। वो आसमान की ओर देखने लगती है। बारिश तेज हो रही थी और आरोही भीगते जा रही थी और कार में बैठा हुआ शैतान बस उसे घूरे जा रहा था। वो खुद से ही कहता है, ये लड़की वही काम करती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आरोही दूर से मिहिर की कार को देखती है और जल्दी से उसके पास जाती है। आरोही कार का दरवाजा खोलती है और कार में बैठ जाती है। मिहिर आरोही को घूर रहा था जो अब तक आधी भीग चुकी थी। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि सामने बैठा शैतान उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मिहिर अपना कोट उतार के आरोही के ऊपर डाल देता है। आरोही को थोड़ा अजीब लगता है, पर वह कुछ नहीं कहती है। आरोही मिहिर को देखते हुए कहती है, क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मिहिर कहता है, हम घर जा रहे हैं। आरोही हैरान होकर कहती है, पर मुझे अपने घर जाना है। मिहिर कार स्टार्ट करते हुए कहता है, अब से मेरा घर ही तुम्हारा घर है। पर वो बीच में ही रुक जाती है। उसे पता था मिहिर को बोलने का कोई फायदा नहीं है, वो जो चाहता है वो वही करेगा। दोनों मिहिर के घर के लिए निकल जाते हैं। आरोही मन ही मन मिहिर को कोस रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है जो हर वक्त उस पर अपना हुक्म चलाते रहता। कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। दोनों एक साथ अंदर आते हैं। मिहिर उसे देखते हुए कहता है, तुम जाकर सबसे पहले कपड़े चेंज कर लो। आरोही ठीक है कहकर मिहिर की रूम की ओर चल देती है। मिहिर को लग रहा था कि बारिश में भीगने की वजह से आरोही की तबीयत कहीं फिर से खराब ना हो जाए। मिहिर किचन की ओर बढ़ता है। सामने खड़ा एक सेफ खड़ा था। वो रिस्पेक्ट के साथ कहता है, सर डिनर रेडी है, आप कहे तो डिनर लगा दूं। मिहिर हाँ में जवाब देकर वो अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। रूम में जाकर देखता है कि आरोही खड़े होकर मोबाइल में कुछ कर रही थी। मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसकी एक बात ठीक से क्यों नहीं मानती है। मिहिर जाता है और आरोही के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। आरोही थोड़े गुस्से से मिहिर को और देखती है। ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपने मोबाइल में कुछ कर रहे हो और अगर कोई इंसान आपका मोबाइल छीन ले तो उस इंसान को जान से मार देने का मन करता है। और इस वक्त आरोही भी कुछ ऐसा ही फील कर रही थी। आरोही चिढ़ते हुए कहती है, आप। मिहिर बीच में ही कहता है, तुम जाकर पहले चेंज करो फिर बात करते हैं। आरोही मन मारकर कबर्ड की ओर बढ़ती है और कबर्ड खोलती है। आरोही कपड़ों को देखने लगती है। कल उसने ध्यान नहीं दिया था पर वो आज कपड़ों को ध्यान से देख रही थी। कपड़े काफी महंगे ब्रांड के थे। वो सिंपल से थे पर उसकी कीमत लाखों में होगी और आरोही ये सब एक नज़र में देखकर बता सकती थी। पहले वो भी इतने महंगे कपड़े पहनती थी पर उसकी जिंदगी इस कदर बदल गई कि उससे एक टाइम के खाने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। आरोही कपड़ों को देखते हुए अचानक पूछती है, क्या इस घर में कोई लड़की भी रहती है? कुछ देर तक उसे जवाब नहीं मिलता तो वो पीछे मुड़ के देखती है। वो शैतान उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आरोही थोड़ा घबरा जाती है। मिहिर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, इस घर में कोई लड़की नहीं रहती है और न ही इस घर में तुम्हारे अलावा कोई लड़की आती है। ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए है। आरोही हैरानी से उसे देखती है और खुद से ही कहती है, इतने महंगे कपड़े इसने मेरे लिए खरीदे हैं। मिहिर थोड़े गुस्से से फिर कहता है, मैंने कहा कि तुम जाकर पहले कपड़े चेंज कर लो, या ये भी मैं ही करूं? उसकी बात सुनकर आरोही जल्दी से कपड़े उठाती है और बाथरूम में भाग जाती है। मिहिर भी कबर्ड से कपड़े निकलता है और चेंज करने दूसरे रूम में चला जाता है। मुंबई में निष्ठा अपने रूम में काफी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आज जो हुआ उसके बाद निष्ठा माहिर की शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे माहिर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। निष्ठा मन बना चुकी थी कि वो अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेगी, भले ही उसे स्टार एंटरटेनमेंट छोड़ना ही क्यों न करना पड़े।
उसे इस बात का दुख भी था कि अब स्टार एंटरटेनमेंट छोड़ना पड़ेगा। उसने यहाँ तक आने के लिए काफी मेहनत की थी, वहाँ जॉब करना मतलब उसका करियर सेट था। ऊपर से अब तेजस की बात भी उसे परेशान कर रही थी। निष्ठा यही सब सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। निष्ठा बिना देखे ही फोन उठाती है। निष्ठा मीठी सी आवाज में कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कहाँ हो तुम। निष्ठा तुरंत समझ जाती है कि ये किसकी आवाज है। निष्ठा चौंक कर कहती है, आप। निष्ठा अपने रूम में बैठकर किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसका फोन बजता है और उसका ध्यान टूटता है। वो बिना देखे ही फोन उठाती है। निष्ठा अपनी मीठी सी आवाज में कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कहाँ हो तुम। उद्धरण चिन्ह। निष्ठा तुरंत समझ जाती है ये किसकी आवाज है। निष्ठा चौंक कर कहती है, आप। दूसरी तरफ से माहिर कहता है, हाँ मैंने पूछा कहाँ हो तुम। निष्ठा गुस्से से कहती है, हम जहां भी रहे आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। और इतनी रात को कोई इंसान अपने घर में ही रहता है। माहिर को तो पहले ही पता था निष्ठा घर में है, वो उसे तंग करना चाहता था। और उसकी चिड़चिड़ी आवाज सुनकर उसे बहुत मजा आ रहा था। माहिर कहता है, मुझे तुमसे मतलब तो होना ही चाहिए और मुझे तुमसे कुछ बात करनी। निष्ठा बीच में ही कहती है, पर हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। माहिर शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, सोच लो मिस निष्ठा, कल पछताना ना पड़ जाए। निष्ठा उसी अकड़ में जवाब देती है, हमें किसी चीज का पछतावा नहीं होगा। माहिर कहता है, ठीक है कल देखते हैं। कल तुम खुद मेरे पास आओगी। इतना कहकर माहिर फोन रख देता है। निष्ठा पहले ही परेशान थी, अब माहिर की बात उसे और परेशान कर रही थी। निष्ठा खुद से कहती है, अब ये क्या करने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। निष्ठा बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगती है, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने बार बार माहिर का चेहरा आ रहा था और इससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। दिल्ली में आरोह चेंज करके बाथरूम से बाहर आती है। वो नजरें घुमाकर पूरे रूम को देखती है, पर उसे रूम में कोई नहीं दिखता है। वो रूम के बाहर आती है और नीचे की ओर चल देती है। सामने खिड़की हल्की सी खुली थी और उससे ठंडी ठंडी हवा अंदर आरोही को छू रही थी। आरोही बारिश को देखकर मुस्कुराने लगती है और दूर खड़ा शैतान उसे निहारने लगता है। आरोही नजरें हटा के दूसरी ओर देखती है, सामने खड़ा मिहिर उसे अपनी नीली आंखों से देख रहा था। उसने व्हाइट कलर के फूल टी शर्ट और लोवर पहना था। शॉवर लेने की वजह से उसके बाल हल्के गीले थे और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत थे। वो बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक लग रहा था। आरोही खुद से ही कहती है, हाय ये कितना हैंडसम है। सच में इसलिए लड़कियां इसके पीछे इतना पागल रहती हैं। आरोही मिहिर की ओर धीरे से अपने कदम बढ़ाती है। मिहिर उसे अपने करीब आते देखता है, कहता है, चलो डिनर करते हैं। आरोही हाँ में सर हिला के मिहिर के पीछे पीछे चलने लगती है। दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। टेबल पर इतने सारे टेस्टी डिशेस रखे थे कि कोई भी खाने के ऊपर टूट पड़ता, पर आरोही तो आरोही थी। उसे तो खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, उल्टा वो तो खाने को देखकर मुंह बनाने लगी थी। उसे खाना उसके जन्मों के दुश्मन के बराबर लगता था। मिहिर आरोही को अच्छे से नोट कर रहा था। दोनों खाना खाने लगते हैं। आरोही को खाने का बिल्कुल नहीं था, वो थोड़ा सा खाती है और मिहिर की ओर देखते हुए कहती है, मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं खाना है। इतना कहकर वो खड़े हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी मिहिर उसका हाथ पकड़ लेता है। आरोही पलटकर अपने हाथों को देखती है जिसे मिहिर ने थामा हुआ था। इससे पहले वो कुछ समझती, मिहिर उसे अपनी ओर खींचता है और आरोही को अपनी गोद में बिठा लेता है। आरोही को समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। वो हैरान होकर मिहिर को देखने लगती है। आरोही झुंझलाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। वो खड़े होने की कोशिश करने लगती है। मिहिर उसकी कमर और मजबूती से पकड़ लेता है। आरोही उसकी हाथों की गर्माहट साफ महसूस कर पा रही थी, जिससे उसे अपने शरीर में अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। मिहिर उसके आंखों में झांकते हुए कहता है, पहले खाना खत्म करो तब जाने दूंगा। आरोही कहती है, पर मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना। मिहिर एक नज़र उसे देखता है, फिर टेबल पर रखे उसके प्लेट को देखते हुए कहता है, तुमने अभी खाया ही क्या है। चुपचाप खाओ, नहीं तो मुझे दूसरा तरीका भी आता है। उद्धरण चिन्ह। मिहिर आरोही को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है और आरोही ना चाहते हुए भी खा रही थी। मिहिर के गोद में बैठने से उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो वहां से जाकर कहीं छिप जाना चाहती थी जहां मिहिर उसे ढूंढ ना सके। उसकी नजरें जमीन को घूर रही थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी मिहिर की आंखों में देखने की। वही मिहिर प्यार से उसे ही देख रहा था।
उसकी बार बार झपकती हुई पलकें और खाते वक्त उसके क्यूट सा पप्पी जैसा फेस के साथ उसके होठों का हिलना, जो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। अब आरोही से और खाया नहीं जा रहा था तो वह मुंह बनाते हुए कहती है, मैं और नहीं खा सकती हूँ प्लीज। मिहिर चम्मच रखते हुए कहता है, ठीक है। आरोही मिहिर के गोद से उठने लगती है पर मिहिर तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। आरोही चिढ़ते हुए कहती है, अब तो छोड़िए मुझे। मिहिर उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराता है और कहता है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ तब जाने दूंगा। आरोही परेशान होकर कहती है, पर आप खुद भी खा सकते हैं ना। मिहिर कहता है, ठीक है तुम ऐसे ही बैठे रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरोही मन ही मन कहती है, ये शैतान कहीं का कोई बात मनवाना तो इनसे सीखे। एक नंबर का एरोगेंट, सडू और एक्डू इंसान है। वो प्लेट से खाना उठाती है और मिहिर को खिलाने लगती है। मिहिर आरोही को अपने इतने करीब देखकर काफी खुश था, वो आरोही को प्यार से निहार रहा था। वही आरोही मिहिर को इतने करीब देखकर मानो उसकी धड़कनें रुक सी गई थी। पूरा खाना खिलाने के बाद आरोही कहती है, अब छोड़िए मुझे। मिहिर आरोही को गोद में उठाता है और रूम की ओर चल देता है। आरोही परेशान होकर कहती है, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, मैं खुद से चल सकती हूँ। मिहिर कोई जवाब नहीं देता। वह रूम में जाकर आरोही को बेड पर बिठा देता है और खुद उसे बाहों में भरकर रजाई को अपने चारों ओर से ओढ़ लेता है। आरोही थोड़े गुस्से से कहती है, क्या कर रहे हैं आप। उद्धरण चिन्ह। आरोही को ये अजीब अजीब हरकतें गुस्सा दिला रही थी। उसे मिहिर पर गुस्सा आ रहा था और वह कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वह उठने की कोशिश करने लगती है, मिहिर उसे उठने ही नहीं देता। मिहिर उसे अपने और करीब करते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरोही भी शांत हो जाती है। उसे पता था वह मिहिर के आगे कुछ नहीं कर सकती है। वो मिहिर की आंखों में देखने लगती है, वो बस हमें जवाब देती है। मिहिर उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। उद्धरण चिन्ह। आरोही तो पूरी तरह मिहिर की नीली आंखों में खो चुकी थी। वो बस उसकी आंखों में देख रही थी। वो धीरे से उसका जवाब देती है, हम अभी ही तो मिले हैं ना। मिहिर मदहोशी भरी आवाज में कहता है, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आरोही हैरान होकर मिहिर की ओर देखने लगती है। मिहिर अपनी उंगलियों को आरोही की उंगलियों से फंसाते हुए कहता है, तुम कभी भी मुझसे दूर जाने की कोशिश नहीं करोगी, नहीं तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। उद्धरण चिन्ह। आरोही बस एकटक मिहिर को देखने लगती है, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। और कुछ सेकंड बाद आरोही बस हाँ में जवाब देती है। आरोही को थोड़ा परेशान होते देख मिहिर टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर रही हो तो मुझे तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत है। आरोही ये सुन के और परेशान हो जाती है। वो परेशान सी मिहिर की ओर देखने लगती है, फिर अपनी नजरें झुका लेती है। आरोही थोड़ा रुक कर कहती है, वो तो मेरे पास नहीं है। मिहिर कहता है, नहीं है मतलब। आरोही नजरें चुराते हुए कहती है, पहले हम जहां रहते थे वहां आग लग गई थी, हमारा पूरा सामान जल गया था, उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट भी जल गए थे। मिहिर आरोही को परेशान होते देख कहता है, कोई बात नहीं मैनेज कर लूंगा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आरोही अपना सर हिलाती है। मिहिर फिर कहता है, अब काफी रात हो गई है, तुम्हें सोना चाहिए। आरोही उठते हुए कहती है, मैं गेस्ट रूम में सो जाती हूँ। मिहिर फिर से उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। आरोही के इस रिएक्शन मिहिर की नजरें फिर से तीखी हो गई थी। मिहिर उसे घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, क्यों। आरोही लड़खड़ाती आवाज में कहती है, मैं यहाँ कैसे सो सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मिहिर कहता है, तुम भूल रही हो तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और तुम मेरे साथ यही सोने वाली हो। आरोही मन ही मन कहती है, अभी तक मैंने शादी के लिए हाँ भी नहीं किया है और ये शैतान अभी से मुझे अपनी वाइफ बोल रहा है। क्या करूं मैं इस इंसान का। आरोही फिर से कोशिश करते हुए कहती है, पर हम साथ कैसे सो सकते हैं। मिहिर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, हम पहले भी साथ सो चुके हैं और मुझे कुछ नहीं सुनना है। आरोही खुद से कहती है, उस टाइम सिचुएशन कुछ और था और ये इंसान, थोड़ा तो सेंस लगाना चाहिए। आरोही कुछ कहते कहते रुक जाती है। आरोही को पता था मिहिर उसकी एक बात नहीं मानेगा। तभी मिहिर को फोन बजता है और वो आरोही छोड़ देता है और मोबाइल लेकर रूम से बाहर चला जाता है। आरोही चैन की सांस लेती है। थोड़ी देर में मिहिर दूध का ग्लास लेके आता है तो आरोही दूध को अजीब तरह से देखने लगती है। मिहिर दूध का ग्लास आरोही की ओर बढ़ाता है। आरोही उस दूध के ग्लास को देखती है, फिर मिहिर की ओर देखते हुए कहती है, मुझे दूध नहीं पीना है प्लीज।
मैंने पहले ही बहुत सारा खाना खा लिया है। अब मैं और कुछ नहीं खा सकती हूँ। मिहिर अपनी आईब्रो उठा के आरोही को देखते हुए कहता है, सोच लो। आरोही भी कहाँ मानने वाली थी, वो भी कह देती है, हाँ सोच लिया। मुझे नहीं पीना ये। मिहिर दूध का ग्लास साइड में रखता है और आरोही का चेहरा पकड़कर उसे किस कर देता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि आरोही को पीछे हटने का भी मौका नहीं मिला। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मिहिर को देखने लगती है। पर मिहिर तो आरोही के होठों ऐसे चूम रहा था जैसे वो जन्मों का इसी चीज का वेट कर रहा था। कुछ देर में आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो मिहिर उसे छोड़ देता है। आरोही का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे क्या करे। उसे उस वक्त मिहिर पर गुस्सा करना चाहिए, पर उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो कहीं जाकर मर जाना चाहती थी। मिहिर दूध का ग्लास आरोही की ओर बढ़ाता है। आरोही बिना कुछ बोले पूरा दूध एक साथ पी लेती है। उसका दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि ये दिल फट ही जाएगा। मिहिर उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मिहिर कहता है, मुझे थोड़ा काम है, तुम अब सो जाओ। मिहिर इतना कहकर रूम से बाहर चले जाता है। आरोही उसे जाते हुए देखती है और खुद से कहती है, ये शैतान मेरी परमिशन के बिना मुझे किस कैसे कर सकता है, उसको तो मैं। वो खुद को समझता क्या है आखिर। बेचारी आरोही चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आरोही भी दिन भर में काफी थक चुकी थी। वो बेड पर लेट जाती है। थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ जाती है। कुछ देर में मिहिर रूम में वापस आता है। वो देखता है कि आरोही फिर से नींद में चीखने लगी है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और वो पसीने से भीग चुकी थी। वो जल्दी से जाकर उसे गले लगा लेता है और आरोही के बाल को सहलाने लगता है। आरोही भी धीरे धीरे शांत हो जाती है और नींद में ही मिहिर को कसकर पकड़ लेती है। मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि आरोही के साथ ऐसा हर रात क्यों होता है। वो पिछले 2 दिन से उसके साथ सो रहा था और दोनों दिन भी ऐसा ही हुआ था। मिहिर आरोही के मासूम से चेहरे को निहारने लगता है। वो दिन भर इसी टाइम का वेट कर रहा था कि कब आरोही उसके बाहों में हो और वो उसे जी भर के देखे। अब आरोही उसका सब कुछ बन चुकी थी और वो उसे कभी खुद से दूर नहीं देना चाहता था। मिहिर बहुत प्यार से उसे देख रहा था और आरोही को देखते देखते ही सो जाता है। दूसरी सुबह मुंबई में निष्ठा सोकर उठती है और तैयार हो जाती है। वो रात भर कल की बात याद कर कर के ठीक से सो नहीं पाई थी। उसका सुंदर सा चेहरा देखकर बताया जा सकता था वो अभी कितनी परेशान है। निष्ठा ने सोच लिया था कि अगर माहिर उसे फिर से अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन ज्वाइन करने बोलेगा तो वो स्टार एंटरटेनमेंट छोड़ देगी। वो रूम से बाहर आती है और नीचे जाने लगती है। तभी वो डॉली के रूम के बाहर रुक जाती है। उसे लगा जैसे डॉली रो रही है। वो जल्दी से रूम के अंदर जाती है। निष्ठा देखती है कि डॉली बेड पर लेटकर बस रोए जा रही है। निष्ठा जल्दी से उसके पास जाती है। निष्ठा उसके उठाते हुए कहती है, क्या हुआ डॉली, तुम रो क्यों रही हो। डॉली निष्ठा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि डॉली को सुबह सुबह क्या हो गया। निष्ठा फिर कहती है, देखो डॉली, तुम रोना बंद करो और हमें बताओ कि आखिर हुआ क्या है। डॉली रोते हुए कहती है कि दीदी वो कल रात मैं पार्टी में गई थी। किसी ने हमारी जूस में कुछ मिला दिया था। मुझे चक्कर आ रहा था, इसलिए मेरी फ्रेंड ने मुझे एक रूम में रेस्ट करने लिए छोड़ दिया था। डॉली ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। वो आगे कहती है, और मुझे आगे का कुछ भी याद नहीं है। कल मेरी फ्रेंड ने मुझे घर ला कर छोड़ था और सुबह जब मैंने अपना मोबाइल देखा तो वो निष्ठा को अपना मोबाइल दिखाती है। निष्ठा मोबाइल की फोटो को देखकर दंग रह जाती है। वो बार बार फोटोज को देखने लगती है। निष्ठा परेशान होकर कहती है, देखा डॉली, पहले तुम शांत हो जाओ और हमें बताओ ये सब किसने किया है। डॉली अपने आप को शांत करते हुए कहती है, पता नहीं दीदी, मुझे वो कह रहा है कि मैं एक रात उसके साथ बिताऊं तो उसे मुझे वो सारी फोटो दे देगा, नहीं तो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। वो परेशानी से डॉली को देख रही थी जो इस वक्त रो रही थी। निष्ठा डॉली को समझाते हुए कहती है, डॉली कुछ नहीं होगा, हम कुछ करते हैं, तुम शांत हो जाओ। डॉली रोते हुए कहती है, पर दीदी, पापा को ये सब पता चलेगा तो वो हमारी जान ले लेंगे। निष्ठा कहती है, हम हैं न, तुम परेशान मत हो और जाकर रेडी हो जाओ, नहीं तो सब तुम्हें ऐसी हालत में देखेंगे तो तुमसे 1000 सवाल करेंगे। डॉली हाँ में सर हिलाती है। निष्ठा रूम से बाहर आ जाती है। तभी उसका फोन बजता है। निष्ठा खुद से कहती है, अनाथ आश्रम से इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल आ रहा है। निष्ठा जल्दी से फोन उठाती है। निष्ठा कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से किसी बच्चे की आवाज आती है, हेलो दीदी।
दीदी आप जल्दी से आश्रम आ जाइए, यहाँ कुछ लोग हमें आश्रम खाली करने को कह रहे हैं। निष्ठा हैरानी से कहती है, क्या? हम अभी आ रहे हैं, तुम सब परेशान मत हो। इतना कहकर निष्ठा फोन रख देती है। निष्ठा सोचती है कि ऐसे टाइम में उसके चाचा उसकी हेल्प करेंगे। वो यही सोचकर अपने चाचा की रूम की ओर चल देती है। निष्ठा भी काफी अमीर फैमिली से थी, पर कभी भी वो इस चीज का दिखावा नहीं करती थी। वो सिंपल रहना ही पसंद करती थी। निष्ठा रूम में जाकर देखती है कि उसके चाचा लैपटॉप में कुछ कर रहे और वो काफी परेशान लग रहे हैं। निष्ठा दरवाजा नॉक करते हुए कहती है, चाचू। निष्ठा के चाचा राघव निष्ठा की ओर देखते हैं और कहते हैं, अरे निष्ठा बेटा आओ, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? निष्ठा अंदर आते हुए कहती है, क्या हुआ चाचू, आप परेशान लग रहे हैं। राघव जी फीकी सी मुस्कान लिए कहती है, हाँ बेट, हमारी कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। निष्ठा उदासी से कहती है, क्या? पर कल तक तो सब ठीक था। आप तो कल प्रोजेक्ट पूरा होने पर पार्टी रखने वाले थे, फिर आज अचानक कैसे? उद्धरण चिन्ह। निष्ठा सब समझ जाती है कि आज इतना सब एक साथ क्यों हो रहा है। उसे एक के बाद एक शौक मिलते ही जा रहे थे और वो कुछ ठीक से समझ भी नहीं पा रही थी। राघव जी कहते हैं, मुझे भी पता नहीं बेटा, मुझे अभी कंपनी के लिए निकालना होगा। मैं चलता हूँ और तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। निष्ठा भी अपने रूम में जाती है और सीधे माहिर को कॉल करती है। तो आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करना न भूलें। और आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए पागल आपके लिए का पार्ट 4। थैंक्स।